बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बर्नौलीज़ इक्वेशन की एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहली एप्लीकेशन जो कहलाती है टॉरिस-लिस थ्योरम। ये एप्लीकेशन हमें फ्लूइड की हाइट और स्पीड के दरमियान पाया जाने वाला रिलेशन जो है वो एक्सप्लेन करती। इसकी पहले डेफिनेशन देखी जाए तो द स्पीड ऑफ ए फ्लक्स। अब ए फ्लक्स क्या है? आपके पास एक वाटर टैंक है, उस वाटर टैंक में पानी फिल्ड है मुकम्मल तौर पे, या कोई भी लिक्विड फिल्ड है, और उसमें किसी जगह पर कोई लीकेज स्टार्ट होती तो उस लीकेज से शूट आउट करने वाला जो वाटर है, जो लिक्विड है, उस फ्लो को हम नाम देते हैं ए फ्लक्स का। तो द स्पीड ऑफ ए फ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस h1 माइनस h2। इस डिस्टेंस h1 माइनस h2 पे आपने अब गौर करना है। वाटर टैंक की पूरी हाइट h1 है, लेवल ग्राउंड से लेकर टॉप तक इसकी हाइट h1 है। हमने ऑरिफिस या होल जिस हाइट पे क्रिएट किया है वो हाइट h2 है। अब जो फ्लूइड की स्पीड है वो ना तो अकेली h1 पे डिपेंडेंट है, ना अकेली h2 पे डिपेंडेंट है, बल्कि वो डिपेंडेंट है इस हाइट पर, जो डिफरेंस है वाटर का टॉप लेवल और ऑरिफिस का पॉइंट। ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा स्पीड उतनी ज़्यादा होगी, ये डिस्टेंस जितना कम होगा स्पीड उतनी कम होगी। यानी अल्टीमेटली यू विल कम टू नो कि ये ऑरिफिस जितना ज़्यादा टॉप के करीब जाएगा, ये डिस्टेंस कम होता जाएगा, तो ऑटोमेटिकली स्पीड ऑफ फ्लूइड भी कम होती जाएगी। और ये डिस्टेंस जितना बॉटम के करीब आता जाएगा उतनी ही ज़्यादा फ्लूइड स्पीड बढ़ती चली जाएगी। इन शॉर्ट, यही ऑरिफिस अगर बॉटम में क्रिएट किया जाए तो इस एक सर्टन हाइट में जो h2 का फैक्टर है वो तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ऑरिफिस बिल्कुल बॉटम पे आ गया है। आपके पास जो फाइनल इक्वेशन होगी इसमें ये पूरी हाइट इंक्लूड होगी। अब इसकी डेरिवेशन करते हैं, फिर उसके बाद अल्टीमेटली एंड पे मैं आपको कुछ और फैक्ट्स बताता हूँ कि इसको डिराइव करने के लिए जो हमारे पास दो लेवल्स है, एक टॉप लेवल है, इसको हम यहाँ पे प्रेशर P1 है, और अगर यहाँ से फ्लूइड शूट आउट करता है तो वाटर लेवल भी नीचे की तरफ मूव करेगा, तो उसके नीचे की तरफ मूव करने की वेलोसिटी जो है वो v1 है। सिमिलरली यहाँ से जो फ्लूइड शूट आउट कर रहा है उसकी स्पीड v2 है, और यहाँ पर जो प्रेशर है वो P2 है। ये डिस्टेंस h1 h2 है, ये h1 है और ये h2 है। सो डेफिनेशन, द स्पीड ऑफ ए फ्लक्स इक्वल्स टू द वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्लूइड एंड फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस h1 माइनस h2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब इसे डिराइव करने के लिए आपने सबसे पहले स्टेप में पूरी बर्नौलीज़ इक्वेशन जो है वो राइट कर लेनी है, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब देखें, चूंकि ये टैंक नॉर्मल एटमॉस्फेयर में पड़ा है तो जो P1 प्रेशर है वो इक्वल होगा P2 प्रेशर के, क्योंकि ये दोनों सिचुएशंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर हो रही हैं। अगर P1 और P2 इक्वल है तो हम यहाँ पे P1 को P2 से क्या कर सकते हैं, कैंसल आउट कर सकते हैं। इक्वेशन बगैर प्रेशर के लिख दी। अगले स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट, अगर हम V1 और V2 का कंपैरिजन करें, ये रहा V2 जो कि बहुत हाई स्पीड है, और ये रहा V1 की ये लेवल के लो होने की स्पीड इतनी कम है कि वी कैन सिंपली स्टेट दैट V1 इज टू मच स्मॉलर देन V2, दैट V1 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0। V1 का फैक्टर हम यहाँ से 0 कंसिडर कर लेंगे। अब V1 के बगैर इक्वेशन लिखनी। नेक्स्ट, डेंसिटी, डेंसिटी और डेंसिटी दोनों तरफ से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट इक्वेशन विदाउट डेंसिटी लिख देनी आपने। उसके बाद ये जो GH2 का फैक्टर है इसे आपने इधर लाके करना है माइनस। GH1 माइनस GH2, जिसमें से G आ जाएगा कॉमन, 2 मल्टीप्लाई होगा दूसरी तरफ 2G H1 माइनस H2, और फिर स्केयर खत्म करने के लिए आप रूट लेंगे तो ये आपके पास फाइनल रिलेशन बचेगा कि स्पीड ऑफ ए फ्लक्स, ये V2 स्पीड ऑफ ए फ्लक्स है, इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस h1 माइनस h2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब यहीं से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो है वो साथ साथ देखें आपके। अगर ये ऑरिफिस इस पॉइंट पे क्रिएट कर दिया जाए तो क्या होगा कि यहां पर जो डिस्टेंस h1 माइनस h2 है ये पहले से कम हो गया। इस डिस्टेंस के कम होने की वजह से जो स्पीड ऑफ ए फ्लक्स है वो भी कम हो जाएगी। अब इसको आप डेली लाइफ में प्रैक्टिकल
एप्लीकेशंस में देखें तो जो हमारे पास वाटर कूलर्स होते हैं उनमें जो टैप होता है, जो टूटी होती है, वो बिल्कुल इस पॉइंट पर नस्ब होती, ताकि मैक्सिमम लेवल मिले वाटर को। और आपको भी पता है जब कूलर पूरा भरा हो तो स्पीड ऑफ जो फ्लूइड है वो मैक्सिमम होती। सेम इसी तरह अगर हम होल कर देते हैं बॉटम में तो फिर H2 फैक्टर 0 है। इट मीन्स स्पीड कैन बी रिटन एज √2g h, ये पूरी हाइट इंक्लूड होगी। अब एक बात पे गौर करें कि अगर हम इतनी हाइट से किसी बॉल को भी थ्रो करें या ड्रॉप कर दें लेट्स से, तो ऑन रीचिंग द ग्राउंड द बॉल विल हैव द सेम स्पीड बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जितनी स्पीड फ्लूइड गेन कर रहा है इस सर्टन हाइट से गिरने पर, अगर किसी बॉल को भी उतनी हाइट से ड्रॉप किया जाएगा तो वो भी सेम स्पीड अटेन करेगी। फिर इसी तरह अगर आपके पास डिफरेंट लेवल्स पर ऑरिफिस क्रिएट कर दिए जाए तो लेवल बॉटम से ज़्यादा स्पीड होगी, टॉप से कम स्पीड होगी और सबसे टॉप से स्पीड मिनिमम होगी। सो और ज़्यादा आसान कर लें, ये याद रखें कि जो ऑरिफिस बॉटम के जितना ज़्यादा करीब होगा उससे स्पीड उतनी ज़्यादा होगी और जो ऑरिफिस टॉप के करीब होगा उससे स्पीड उतनी कम होगी। सिमिलरली इसमें यही चीज़ नज़र आ रही है कि जो फ्लूइड पोटेंशियल एनर्जी गेन किए बैठा है, ये लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो फ्लूइड ने गेन की है, इस ऑरिफिस में से पानी का एमिट आउट होना ये है कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है किस एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड में। यहाँ तक तो ये सिंपल इलस्ट्रेशन होगी। फिर इसी टॉपिक में बुक के लास्ट पैराग्राफ में लिखा है कि अगर हम ऑरिफिस का जो फेस है वो बजाय डाउनवर्ड करने के अपवर्ड कर दें तो सिंपल जैसे जैसे यहाँ से वाटर का लेवल डाउन होता रहेगा या वाटर लीकेज होती रहेगी, यहाँ से पानी की जो फोर्स है वो फ्लूइड को अपवर्ड भी लिफ्ट करती रहेगी। सो दैट्स द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन कि टॉरिस-लीस थ्योरम स्पीड 2g h1 - h2 के इक्वल है। घरों में जो टैंक्स होते हैं वो भी हम छतों पर इसलिए रखते हैं ताकि हाइट का फैक्टर और हाइट से जो टैप्स हैं उनमें पानी की जो स्पीड है वो अटेन हो सके। इसमें एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद रखना है कि जो फ्लूइड स्पीड है वो डेंसिटी डिपेंडेंट नहीं है। फ्लूइड स्पीड डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है हाइट ऑफ द फ्लूइड पर। स्टूडेंट्स, अब हम बर्नौलीज इक्वेशन की सेकेंड एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं जो है बर्नौलीज प्रिंसिपल। इसका एक और नाम भी है, इसे वेंट्री इफेक्ट भी कहा जाता है, जो बुक पर समरी में मेंशन है। ये रिलेशन हमें बताता है ताल्लुक स्पीड और प्रेशर के दरमियान, और एक बड़ा ज़बरदस्त रिलेशन जिसकी एग्जांपल से भरी पड़ी है दुनिया। ये रिलेशन याद रखिएगा कि वेयर द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज़ हाई द प्रेशर विल बी लो। इस टॉपिक को मैं बजाय कन्वेंशनल डेरिवेशन के आपको कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस के साथ ये समझाऊंगा और आप उसी चीज़ को जहन में रख भी सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये दो पेपर्स, इनको आमने सामने यूं प्लेस किया जाए। अब इनके दरमियान भी हवा मौजूद है और इनके साइड्स पर भी हवा मौजूद है। अब ये दोनों एक दूसरे से एक सर्टेन डिस्टेंस पर एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि बैक साइड और दरमियान में जो हवा का प्रेशर है वो सेम है। लेकिन आपने एक चीज़ देखनी है, अगर मैं इसके दरमियान फूंक मारूंगा तो इनके दरमियान डिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। सो फॉर आपने ये ऑब्जर्व किया कि इनके दरमियान जब फूंक मारी गई तो डिस्टेंस बजाय बढ़ने के डिस्टेंस कम होना शुरू हो गया। ये एक सिंपल प्रिंसिपल है कि जहां पर मैं फूंक मार रहा हूं वहां पे फ्लूइड की स्पीड हो गई है हाई, और हाई स्पीड फ्लूइड जो है वो बेटर प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर सकता। स्टैटिक फ्लूइड जो है वो ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट कर सकता है। सो जब इनके दरमियान से हवा गुजरी तो प्रेशर लो हो गया और स्पीड ऑफ फ्लूइड जो थी वो हाई होगी, जबकि कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर जो साइडों पर थे वो उसके मुकाबले में ग्रेटर हो गई। इसी वजह से फोर्स हाई प्रेशर से किस तरफ लगना शुरू हो गई, लो प्रेशर की तरफ। तो ये दो प्रिंसिपल जहन में रख के चलते हैं कि ये दो पेपर्स हैं, अगर इनके दरमियान से हमने हवा पास की तो जो डिस्टेंस डी है वो पहले से क्या होना शुरू हो गया, कम। उसकी रीज़न कि यहाँ पे जो स्पीड थी वो ज़्यादा हुई जिसकी वजह से प्रेशर कम हो गया।
और पेपर्स के दरमियान डिस्टेंस कम होना शुरू हो गया। एक और एग्जांपल में आ जाए, लेट्स से आपके पास धागों से 2 पिंग पोंग टेबल टेनिस बॉल्स लटकी हुई हैं। हेयर ड्रायर जो होता है, आप उससे ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि हेयर ड्रायर को आप पकड़ के बिल्कुल इसके सेंटर के करीब रख के उसे ऑन कर दें। अब यहाँ से स्पीड ऑफ एयर ज़्यादा होगी, स्पीड ऑफ एयर ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली इस ड्यूरेशन में या इस जगह पर प्रेशर ऑफ एयर कम हो जाएगा। तो साइड वे प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये भी जो डिस्टेंस डी है वो पहले से कम होना शुरू हो जाएगा। घरों में जो चिमनियाँ हैं, इनका जो अपर एंड है वो छत से भी ऊपर रखा जाता है, और अगर नीचे हम कमरे में आग जलाएं भी तो धुआं कमरे में नहीं फैलेगा। अब देखें, जहां चिमनी का अपर एंड है वहां पे एयर करंट्स, जो हवा की स्पीड है वो कमरे की निस्बत कहीं ज़्यादा है। अब स्पीड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बाहर प्रेशर कम है, और रिलेटिवली स्पीड कमरे के अंदर हवा की जो है वो कम है, लेकिन प्रेशर ज़्यादा है। अब हाई प्रेशर से जो फोर्स है वो लगनी है लो प्रेशर की तरफ, तो कमरे से जो हवा है वो धुएं को लेकर चिमनी से बाहर ट्रांसमिट कर देगी। क्रिकेट बॉल, क्रिकेट आप सब लोग देखते चले आ रहे हैं कि हार्ड बॉल जो होती है, बॉलर उसे मुसलसल ट्राउजर से शाइन करता रहता है। बॉलर ऐसा सिर्फ बॉल की किसी एक साइड पे करता है, जैसे किसी एक साइड को शाइन रखता है और दूसरी साइड को रफ रहने देता है। इससे क्रिकेट बॉल में स्विंग पैदा होगी। वो कैसे कि जब बॉलर बॉल को थ्रो करेगा तो एयर में से पास करते हुए जो एयर की स्पीड है शाइनी साइड पे ज़्यादा होगी और रफ साइड पे कम होगी। जहां मैं एयर लेयर्स को या स्ट्रीम लाइंस को क्लोजर बनाऊं तो याद रखिएगा वहां पे स्पीड ज़्यादा होगी, जहां इनको फार्दर अपार्ट बनाऊंगा वहां पे स्पीड कम होगी। तो शाइनी सरफेस पे फ्रिक्शन कम है, एयर स्पीड ज़्यादा, एयर स्पीड ज़्यादा तो प्रेशर कम। अच्छा, यहाँ पर स्पीड कम, प्रेशर ज़्यादा। अब हाई प्रेशर से फोर्स लगेगी लो प्रेशर की तरफ, तो ये क्रिकेट बॉल शाइनी साइड की तरफ प्रोबेबली क्या हो जाएगी, स्विंग हो जाएगी। सेम इसी तरह फुटबॉल की एग्जांपल के आपने अक्सर देखा होगा, फुटबॉल किक मारता है तो बॉल गोल की तरफ जाते हुए ये टर्न लेकर गोल में एंटर होती। उसकी साइंस ये है कि लेट्स से ये डायरेक्शन ऑफ एयर है और किसी फुटबॉलर ने फुटबॉल को किक मारी है, ये फुटबॉल की लीनियर स्पीड है, लेकिन साथ ही साथ फुटबॉल घूम भी रहा है। अब आप देखें कि लेट्स से फुटबॉल एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और ये एयर डायरेक्शन है, तो अपर साइड पे देखें एयर डायरेक्शन और स्पिनिंग मोशन ऑपोजिट है, यानी यहां पर स्पीड कम हो सकती है, बढ़ नहीं सकती। स्पीड कम होगी तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ऑब्वियसली इस साइड पर एयर स्पीड और स्पिन मोशन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो स्पीड बढ़ेगी मगर प्रेशर कम हो जाएगा। फोर्स हाई प्रेशर से लगेगी लो प्रेशर की तरफ, तो ये फुटबॉल जो है वो इस डायरेक्शन में स्पिन होगा। अब इसको याद रखने का आसान तरीका, लेट्स से ये एयर डायरेक्शन आप अज्यूम कर लेते हैं। अगर फुटबॉल फॉरवर्ड मूव करता हुआ एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो ये डिफ्लेक्ट होगा क्लॉकवाइज, और अगर क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो फिर ये डिफ्लेक्ट होगा एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली इसी एप्लीकेशन की एक और इक्वेशन कि इतना भारी भरकम जहाज जो है ये हवा में कैसे उड़ लेता है, इस जहाज को रनवे पे भागना क्यों पड़ता है, ये इतना बड़ा एग्जॉस्ट इंजन जो है ये क्यों नस्ब होता है इस पर। तो एयरप्लेन की जो शेप होती है एरोडायनामिक शेप, इसको ऐसे डिजाइन किया जाता है कि जब ये रनवे पर भागता है तो जो एयर करंट्स हैं अपर एंड पर या एयर स्पीड एट द अपर एंड इट बिकम्स ग्रेटर, hence pressure becomes smaller, while the speed at the lower end becomes smaller and pressure gets higher. High pressure से low pressure की तरफ force लगती है, so this difference of pressure at the airplane wing P1 minus P2 is called lift of the plane. जितना भारी भरकम जहाज आपको उड़ाना है ऑब्वियसली आपको लिफ्ट का फैक्टर भी उतना ही ग्रेटर चाहिए। फिर आ जाए परफ्यूम बॉटल्स पर। पहले वक्तों में परफ्यूम बॉटल्स बनाने का तरीका वेंट्री इफेक्ट की बेस पर काम करता था कि लेट से ये एक एयर बैग है, एयर बैलून है, आप इसे जोर से प्रेस करते हैं तो यहाँ पर एयर स्पीड बढ़ती है। अब एयर स्पीड बढ़ती है तो यहाँ पर जो परफ्यूम सरफेस पर एयर प्रेशर है वो बढ़ जाता है, और ये एयर प्रेशर कंपेल करता है परफ्यूम वेपर्स को टू राइज अप इन द वेसल एंड टू मिक्स अप विद द एयर। ये हाई स्पीड एयर और ये फ्यूम्स आपस में मिलकर यहाँ एक स्प्रे की सूरत में एमिट होते हैं।
आजकल क्या यूज़ किया जाता है बॉडी स्प्रेज में, जब आप बॉडी स्प्रे की न्यू बॉटल परचेज करते हैं आप देखें उसे दबा कर, वो नहीं दबा पाएंगे आप, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर, मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसमें जो है वो परफ्यूम को बंद किया होता है, उसमें गैस भरी होती। जैसे ही आप उसका बटन प्रेस करते हैं तो हाई प्रेशर से बाहर लो प्रेशर की तरफ जो हवा है वो एंटर होना शुरू हो जाती। सेम इसी तरह आपकी बुक में कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, जैसे एक ट्रेन के लिए शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई इट इज़ डेंजरस टू स्टैंड नियर अ फास्ट मूविंग ट्रेन। इट्स वेरी सिंपल कि जहाँ से ट्रेन पास कर रही है अगर आप उसके बिल्कुल करीब खड़े हैं तो ट्रेन पास करेगी तो वहाँ पे फ्लूइड स्पीड हाई हो जाएगी। फ्लूइड स्पीड हाई होने से वहाँ पर जो प्रेशर है वो लो होगा और आपके बैक साइड पे जो प्रेशर है वो हाई हो जाएगा और फोर्स लगेगी आपको हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो देयर इज अ चांस कि आप ट्रेन की तरफ गिर जाएं। सेम इसी तरह एक और शॉर्ट क्वेश्चन है कि टू रो बोट्स, दो बोट्स हैं पानी में जो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हुए एक दूसरे के साथ अटैच हो जाए। अब देखें जो बोट्स के दरमियान वाटर है वहाँ पे एरिया कम है और फ्लूइड स्पीड ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होगी तो प्रेशर ऑब्वियसली कम होगा, जबकि साइडवेज प्रेशर ग्रेटर होने की वजह से जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता ये बोट्स आगे बढ़ेंगी तो साइडवे प्रेशर जो है इन बोट्स को आपस में इकट्ठा कनेक्ट कर देगा। तो ये सेकंड इक्वेशन है बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज इक्वेशन की, कि वेयर द स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज हाई द प्रेशर विल बी लो। सिंपल याद रखें, स्टैटिक फ्लूइड कैन एक्सर्ट मोर प्रेशर देन द डायनामिक या मूविंग फ्लूइड। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है वेंटरी रिलेशन। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे बर्नौलीज इक्वेशन की थर्ड एप्लीकेशन जो है वेंटरी रिलेशन। बहुत सिंपल सी एक डेरिवेशन है कि ये भी हमें प्रेशर डिफरेंस की मदद से स्पीड ऑफ फ्लूइड मेजर करने की जो है वो एबिलिटी प्रोवाइड करता है। लेट्स से हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल पाइप है जो ग्राउंड से एक लेवल हाइट पर है, एक तरफ एरिया या डायमीटर ऑफ पाइप ज़्यादा है। अब जहाँ एरिया ज़्यादा है ऑब्वियसली वहाँ पर स्पीड कम होगी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, और वही फ्लूइड जब कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट में यानी शॉर्टर एरिया में एंटर होगा तो वहाँ पर जो स्पीड है वो पहले से ज़्यादा होगी। फिर पिछला रिलेशन देखें कि जहाँ पे स्पीड कम है वहाँ प्रेशर ऑफ फ्लूइड ज़्यादा होगा और जहाँ स्पीड ज़्यादा है वहाँ प्रेशर ऑफ फ्लूइड कम होगा। यानी यहाँ पर आपको दो लेवल्स जो है वो डिफरेंस नज़र आओगा कि यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर मेंशन किया गया और यहाँ पे कम प्रेशर मेंशन किया गया। सो इस प्रेशर डिफरेंस की मदद से हम इस पॉइंट पर जो स्पीड ऑफ फ्लूइड है, जो कंस्ट्रिक्टेड पॉइंट है, वहाँ पर स्पीड ऑफ फ्लूइड फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग सम कंसिडरेशंस। फॉर एग्जांपल, आपने उसी तरह बर्नौलीज इक्वेशन को सिंपली राइट कर देना। अब चूंकि पाइप की हाइट ग्राउंड से सेम लेवल पर है हर पॉइंट पर, सो हाइट का फैक्टर दोनों साइड्स पे कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट कंसिडरेशन कि आप विदाउट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वेशन लिखते हैं। अब हम अगली बात कंसिडर करेंगे कि V1 स्पीड इतनी कम है V2 स्पीड से कि V1 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0। सो ऑब्वियसली दिस फैक्टर विल बी रिड्यूस टू 0। अब इसके बगैर फिर इक्वेशन लिख दें, P2 इधर आके करें माइनस P1 माइनस P2, यहाँ पे रिलेशन बचेगा 1/2 रो V2 स्क्वायर। और यही सिंपल रिलेशन हमें प्रूव करना था कि द डिफरेंस ऑफ प्रेशर एट द टू डायमेट्रिकली पॉइंट्स इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो एक डिवाइस बनाने में काम आता है, जिस डिवाइस को हम कहते हैं वेंट्रीमीटर। वेंट्रीमीटर जो है ये स्पीड ऑफ फ्लूइड मेजर करने के काम आता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है वेंटरी रिलेशन के बारे में। इसके बाद जो एप्लीकेशन है वो है ब्लड फ्लो। अब उस पर चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बर्नौलीज इक्वेशन की फाइनल एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं, ब्लड फ्लो। तो स्टेप बाय स्टेप जिस तरह ये बुक में डिस्कस्ड है कि सबसे पहले ब्लड की इंफॉर्मेशन ये है कि ब्लड एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, मतलब इसकी डेंसिटी कांस्टेंट है और इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के इक्वल है। आपने देखा होगा कि जो वाटर है उसमें ब्लड मिक्स अप हो जाता है, इट मीन्स दोनों की डेंसिटीज सेम है। अब ब्लड का जो कलर है वो रेड है ड्यू टू रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज और 50% कंसंट्रेशन है रेड ब्लड सेल्स के। पानी में तो रेड ब्लड सेल्स नहीं होते, लिहाजा जो ब्लड है वो ज़्यादा विस्कस है वाटर से, और 3 to 5 टाइम्स विस्कस है ब्लड वाटर से ड्यू टू द 50% कंसंट्रेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अब हार्ट पंप करता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से आर्टरीज में जो ब्लड प्रेशर है
वो 120 और 80 टॉर्क के राउंड अबाउट जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब ब्लड प्रेशर को समझना है तो हम एक टायर ट्यूब की एग्जांपल लेते हैं। टायर ट्यूब की एग्जांपल ये है कि जो खासकर जो बॉयज़ हैं उन्होंने कभी ना कभी बाइक में या साइकिल में नई ट्यूब डलवाई होगी। अब जो ट्यूब जब आप परचेज करते हैं वो ट्यूब बिल्कुल फ्लैट होती है क्योंकि उसमें कोई और फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये फ्लैट ट्यूब की एग्जांपल है। लेकिन जब इस ट्यूब में हवा भर दी जाए तो वो हवा इस ट्यूब के दोनों एंड्स को एक दूसरे से सेपरेट रखती है, यानी वो हवा पर यूनिट एरिया एक प्रेशर एक्सर्ट करती है कि टायर का ये पार्ट इस पार्ट से आके कोलैप्स ना हो, आपस में जुड़ ना जाए। इवन कोई साइकिल या बाइक पर बैठ भी जाता है तो हवा का प्रेशर इतना होता है कि वो टायर को इन्फ्लेटेड रख सके, फुलाए रख सके। तो टायर को इन्फ्लेटेड रखने के लिए हवा जो प्रेशर टायर के अंदर एक्सर्ट कर रही है पर यूनिट एरिया, इसको हम कहेंगे एयर प्रेशर इन द टायर। सेम इसी तरह हमारी जो आर्टरीज हैं, अगर उनमें ब्लड ना हो तो ये बिल्कुल फ्लैट हो। अब जब इसमें से ब्लड पास करता है तो ब्लड इन आर्टरीज को इन्फ्लेट करता है, फुला देता है, डिस्टेंट अपार्ट कर देता है ताकि ब्लड उसमें से इजीली पास कर सके। अब ये जो प्रेशर ब्लड एक्सर्ट करता है आर्टरीज पर इनको इन्फ्लेट रखने के लिए, इस प्रेशर को हम नाम देते हैं ब्लड प्रेशर का। इसकी दो वैल्यूज हैं, इसकी हाई वैल्यू सिस्टोलिक प्रेशर और इसकी लोअर वैल्यू डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक की वैल्यू याद रखनी है आपने 120 टॉर और डायस्टोलिक की है 80 टॉर। टॉर यूनिट ऑफ प्रेशर है जो 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो 760 टॉर के इक्वल है। यहाँ पर एंड पे मैं ये भी समझाऊंगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रेटर होता है या ब्लड प्रेशर ग्रेटर होता है। ब्लड प्रेशर इंसानी ज़िंदगी में एक बड़ा अहम रोल प्ले करता है। हमारी जो तबीयतें हैं, खासकर जो बुज़ुर्ग होते हैं, उनको हाई ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। उसकी क्या वजूहत है? तो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है वो है स्फिग्मोमैनोमीटर। ये 3 स्टेप्स में आप इसका नाम याद रख सकते हैं। ये एक पैड है जिसको बाजू पे लपेट कर एक पंप की मदद से एयर प्रेशर जो है वो एक्सर्ट किया जाता है। अब इसकी क्या साइंस है? बेसिकली इस एयर बैग को बाजू पे लपेट कर इस पंप को इतना ज़्यादा दबाकर इसमें हवा भर दी जाती है कि आपकी जो बाजू में मेजर कोई आर्टरी है वो बिल्कुल क्लोज हो जाए। इसके बिल्कुल क्लोज होने का मतलब है कि अब आपने जो एक्सटर्नल प्रेशर है, जो आपका एक्सटर्नल प्रेशर है, it has become greater than your systolic pressure, so no blood can pass through this artery now। अच्छा, जब आप इसको प्रेशर को रिलीज करेंगे, मतलब इसमें से हवा थोड़ी कम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली एक पॉइंट आएगा जहां पे एक्सटर्नल प्रेशर वुड बिकम इक्वल टू सिस्टोलिक प्रेशर। वहां से क्या होगा कि ब्लड को थोड़ी सी जगह मिलेगी, एक शॉर्टर एरिया मिलेगा आर्टरी में एंटर होने के लिए। अब एरिया कम है तो स्पीड ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा है, जो फ्लो है वो टर्बुलेंट होगा। अब टर्बुलेंट फ्लो की वजह से आपने जो कानों में स्टेथोस्कोप लगाया होगा उस जगह पे रखकर, उसमें ग्रगल का साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा, जैसे कोई चीज़ मतलब फंस के एंटर होती है कहीं पर। सिमिलरली आप प्रेशर रिड्यूस करते जाएं, इतना रिड्यूस कर दें कि अल्टीमेटली जो आपका एक्सटर्नल प्रेशर है वो इक्वल हो जाए डायस्टोलिक के। अब जब एक्सटर्नल प्रेशर सिस्टोलिक की बजाय डायस्टोलिक के इक्वल होगा तो जो आर्टरी है वो बिल्कुल वैसे ही रिलैक्स हो चुकी होगी जैसे वो ये पैड लपेटने से पहले थी। सो अब इसमें से जो ब्लड का फ्लो है वो टर्बुलेंट की बजाय लैमिनर में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको स्टेथोस्कोप में आवाज़ आना जो है वो बंद हो जाएगी। सो इसको समझने का या मई करने का आसान तरीका ये है कि आप स्टेथोस्कोप में जैसे ही आपको आवाज़ आना शुरू हो, तो जिस पॉइंट पर आवाज़ आना शुरू हुई है वो सिस्टोलिक लेवल है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर रिड्यूस करते जाएं, जिस पॉइंट पे आवाज़ आना बंद हो जाए वो डायस्टोलिक प्रेशर है। अब एक कॉमन क्वेश्चन स्टूडेंट्स करते हैं कि विच प्रेशर इज ग्रेटर, ब्लड प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट्स वेरी सिंपल कि देखिए, अगर आपके पास एक बॉक्स है, ये अपवर्ड फोर्स लगा सकता है 120 न्यूटन की, और इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो लग रही है 760 न्यूटन की, तो ऑब्वियसली 760 न्यूटन विल विन द गेम। अब हम अपनी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक देखें तो अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लग रहा है 120
और ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर लग रहा है 760, तो ये बात समझ में आती नहीं है कि हमारी जो आर्टरीज हैं वो बंद क्यों नहीं हो जाती इतने हाई प्रेशर की वजह से। अब देखिए जो ब्लड का एब्सोल्यूट प्रेशर है वो एक्चुअल में 880 टॉर है, जिसे मैं यूं भी लिख सकता हूं 760 प्लस 120। सो ये जो 760 है ये एक्सटर्नल 760 को बैलेंस करता है। हम ब्लड का एक्सटर्नल प्रेशर या एडिशनल प्रेशर मेंशन करते हैं कि ये 120 एक्चुअल में ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सो हम जहां पर एग्जिस्ट करते हैं वहां पर हमारे ऊपर लगने वाला प्रेशर 760 है और ब्लड का जो प्रेशर है वो 880 है, जिसमें से 760 एक्सटर्नल 760 को बैलेंस करता है एंड एडिशनल ब्लड प्रेशर इज 120 पास्कल्स या 120 टॉर। सो एक और चीज़ के जब हम किसी ग्रेटर एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो नक्सीर फूटने का, नाक में से खून बहने का एक प्रॉब्लम जो है वो अपीयर होता है। उसकी वजह भी हाई ब्लड प्रेशर है कि देखिए जैसे जैसे आप बुलंदी पर जाएंगे जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कम होता जाएगा, लिहाजा आपका जो ब्लड प्रेशर है जो 120 है उसमें इजाफा होता जाएगा। और जब ब्लड प्रेशर एक्सीड करता है विद अ सर्टेन लिमिट तो अल्लाह ताला ने एक प्रोटेक्टिव सिस्टम रखा है कि नाक में से जो खून है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा ताकि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल हो सके। इसी तरह जो ओल्ड एज में चले जाते हैं अब उनका नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 नहीं रहता, वो 120 से ग्रेटर रहता है, 140 150। उसकी रीज़न कि जैसे टायर ट्यूब ने वक्त के साथ साथ नरम हो जाना है, ख़राब होना है, इसी तरह ब्लड आर्टरीज भी वक्त के साथ साथ वीकर होना शुरू हो जाती हैं। अब इनकी स्ट्रेंथ कम होगी तो ब्लड को और ज़्यादा प्रेशर लगाने में आसानी होगी, तो नॉर्मल प्रेशर ओल्ड एजेस में जाके 120 से एक्सीड कर जाएगा। तो ये रीज़न है ब्लड प्रेशर को मेजर कैसे किया जाता है, ब्लड प्रेशर की एक्चुअल वैल्यू क्या है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ग्रेटर है। तो ये थी चंद एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। आई एम होपफुल कि आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। अपना कमेंट्स, अपने फीडबैक्स मुझे लाजमी दीजिएगा और इन लेक्चर्स को मज़ीद FSC के स्टूडेंट्स के साथ या कोई भी जो O लेवल A लेवल के स्टूडेंट्स के साथ अपना शेयर करते रहें। अल्लाह हाफिज़।